साथियों नमस्कार। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि संवेगात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, किसने इसका प्रतिपादन किया, लगाव का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया और इन सब सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि संवेग, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि संवेग क्या है, तब फिर संवेग का प्रकार और उसका उदाहरण देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संवेग क्या है। ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है, संवेग पैदा होती है, और फिर जिसमें कुछ खास खास व्यवहार होते हैं, निम्न में से क्या कहलाता है? संवेग, प्रभाव, विकास, शिक्षा। तो देखिए सही जवाब होगा संवेग, क्योंकि उत्तेजना को ही क्या कहते हैं? संवेग भी कहते हैं। यानी ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था आत्मा से जुड़ी हुई है। दुख, सुख, हर्ष, विषाद, गुस्सा, क्रोध, ये सब जो है वो क्या है? आत्मनिष्ठ भाव है। और ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास खास व्यवहार होते हैं, निम्न में से क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि संवेग का प्रकार, कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न है कि संवेग के प्रकार निम्न में से कौन है? सकारात्मक संवेग, नकारात्मक संवेग, उपरोक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संवेग दो प्रकार के हैं, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। अब हम लोग देखेंगे कि सकारात्मक संवेग का क्या उदाहरण है, किसको हम लोग सकारात्मक संवेग कहेंगे, किसको नकारात्मक संवेग कहेंगे। अब है कि सकारात्मक संवेग के उदाहरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए, और तब उससे रिलेटेड जैसा भी प्रश्न पूछेगा हम सभी साथी प्रश्न देने में, उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। तो सकारात्मक संवेग के उदाहरण निम्न में से कौन सा है? हंसी, खुशी, ऊर्जा, प्रेम की अनुभूति, कि या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए संवेग और उसके साथ लगा हुआ है सकारात्मक, पॉजिटिव, क्या होगा? हंसी। लोग कब हंसता है? ऐसा संवेग का उदाहरण जिसमें क्या हो? हर्ष हो, खुशी हो, हर्ष की अनुभूति हो, क्योंकि ये एक आत्मनिष्ठ भाव है, आत्मा से जुड़ा भाव को ही हम लोग संवेग कहते हैं। तो जहां पे हंसी हो, खुशी हो, ऊर्जा, एनर्जी, या फिर प्रेम की अगर अनुभूति होती है तो उसको हम लोग सकारात्मक संवेग कहते हैं। अब आइए नकारात्मक संवेग के बारे में जानते हैं कि नकारात्मक संवेग के उदाहरण निम्न में से क्या है ना। निगेटिव, जहां पे नकारात्मकता का बोध हो। तो देखिए झिझक, गुस्सा, पछतावा, उदासी, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये नकारात्मक संवेग के उदाहरण हैं। क्या क्या? झिझक, गुस्सा, पछतावा, उदासी। अब हम लोग ये जान गए कि संवेग क्या है, संवेग के प्रकार
और फिर उदाहरण सहित ये जानकारी हम लोग ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हम लोग सबसे पहले देख लिए थे कि संवेग के बारे में है, संवेग कहते किसको हैं। अब आइए कि संवेगात्मक विकास से रिलेटेड जो सिद्धांत है उसके विषय में जानते हैं। तो संवेगात्मक विकास को समझने के लिए सैद्धांतिक आधार निम्न में से कौन है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत या उपरोक्त तीनों? सही जवाब होगा उपरोक्त तीनों, क्योंकि संवेगात्मक विकास को समझने के लिए इसके 3 सैद्धांतिक आधार हैं। और वो क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत, जो कि व्यवहार से रिलेटेड है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो किस पर जोर देता है? ज्ञान पर, संज्ञान पर, जानकारी पर, सीखने के लिए। और प्रकार्यात्मक, जिसमें कि प्रकार्य या कहिए सिर्फ कार्य की प्रधानता है। अब फिर हम लोग तीनों से रिलेटेड बातें को देखेंगे। निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहारवाद सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अहमियत बच्चों को उनके द्वारा की गई क्रियाओं पर मिलने वाली प्रतिक्रियाओं को देता है? बच्चों को क्या काम किया और उसके बदले में प्रतिक्रिया क्या देता है? चाहे वो शिक्षक के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है, समाज के अन्य लोगों के द्वारा दी जा रही है, या फिर माता पिता के द्वारा दी जा रही है, बच्चे इसका अनुभव करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। अगर दंड मिला, डांट मिला, तो वो समझ जाता है कि ये कार्य सही नहीं हम कर रहे हैं। अगर पुरस्कार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, माता पिता, शिक्षक या और कोई वयस्कों के द्वारा अगर बच्चे को अनुमोदन मिलता है, तो वह समझ जाता है कि हम सही कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहारवाद सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अहमियत बच्चों को उनके द्वारा जो की गई क्रियाएं हैं और उस पर मिलने वाली प्रतिक्रियाओं को देता है? क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सही जवाब होगा व्यवहारवादी सिद्धांत, क्योंकि यहां पर व्यवहारवाद की चर्चा हो रही है। तो निश्चित रूप से जहां पर व्यवहार की चिंता हो रही है, व्यवहारवाद की चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से वह कौन सा सिद्धांत होगा? व्यवहारवादी सिद्धांत होगा। आगे आइए कि प्रमुख और शुरुआती व्यवहारवादी वाटसन एक मनोवैज्ञानिक थे, जो व्यवहारवादी सिद्धांत के विषय में उनका क्या मानना था उसको देखते हैं। तो मानना था उनका कि बच्चे निम्न में से कौन सा संवेग को लेकर पैदा होते हैं, कौन सा उत्तेजना को लेकर वह पैदा होता है, जन्म लेता है? क्या है वो? डर, आक्रोश, प्रेम, उपरोक्त तीनों। तो सही आंसर होगा उपरोक्त तीनों, है ना। वाटसन का मानना था कि बच्चे डर, आक्रोश, प्रेम तीनों संवेग को लेकर के जन्म लेते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन सिद्धांत नए उत्तेजक, अभूतपूर्व घटना या अपरिचित व्यक्ति से साक्षात्कार, कोई भी अपरिचित व्यक्ति से जिसको हम लोग नहीं पहले कभी देखे थे और उनसे साक्षात्कार होता है, उनसे जब मिलते जुलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, अपने बारे में उनको बताते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिचित व्यक्ति से साक्षात्कार। से होने वाली तनावपूर्ण अगर प्रतिक्रियाओं को
समझाती है। कौन? संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, व्यवहारवादी सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं, तो वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब देखिए होता क्या है कि जब बच्चे मां के पास रहता है, अपने परिचितों को वह पहचानता है, पिता हो या और घर के सदस्य, लेकिन अगर उसके सामने अचानक कोई अननोन आदमी घर में आ जाता है तो वह या तो रोने लगता है या तो वो भाग करके अपनी मां के पास जाना चाहता है और अपरिचितों का मुकाबला वो सामना करना नहीं पसंद करता है। ये संज्ञानात्मक सिद्धांत कहता है ना। और उस समय तनावपूर्ण प्रतिक्रिया बच्चों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। चलिए आगे है कि किस परिप्रेक्ष्य में संवेगों को मानव विकास में केंद्रीय बल के रूप में देखा गया है, जो सीखने, शारीरिक विकास, सामाजिक व्यवहार जैसे सभी आयामों को प्रभावित करते हैं। क्या है वो? प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, है ना। कह रहा है किस परिप्रेक्ष्य में? तो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में संवेगों को मानव विकास में केंद्रीय बल के रूप में देखा गया है, जो क्या करता है? सीखने, शारीरिक विकास, सामाजिक व्यवहार जैसे सभी आयामों को क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन? प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। अब देखिए फिर से, संवेग के प्रकार निम्न में से कौन सा है? हम लोग अभी सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग पढ़े, उसके विषय में जाने। अब है कि संवेग यहां पर फिर दो प्रकार के हैं। एक प्राथमिक संवेग है, दूसरा स्वचेतना आधारित संवेग है। फिर जो है ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सही जवाब होगा इसका क्या? प्राथमिक संवेग और स्वचेतना आधारित संवेग दोनों, यानी ए और बी दोनों आंसर होगा। अब हम लोग जानेंगे प्राथमिक संवेग के विषय में, फिर स्वचेतना आधारित संवेग के विषय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है कि प्राथमिक संवेग के विषय में क्या है? प्राथमिक संवेग के विषय में सत्य कथन की पहचान करें। प्राथमिक संवेग मानव और पशुओं दोनों में पाए जाते हैं। प्राथमिक संवेग के अंतर्गत आश्चर्य, खुशी, रुचि, गुस्सा, दुख और भय आते हैं। प्राथमिक संवेग जीवन के प्रथम 6 महीनों में, कब है? प्रथम 6 महीनों में उपस्थित होती है, या फिर है उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। कारण है कि प्राथमिक संवेग मानव और पशु दोनों में पाए जाते हैं। प्राथमिक संवेग है क्या क्या? आश्चर्य है, खुशी है, प्राथमिक संवेग के उदाहरण हैं, रुचि, गुस्सा, दुख और भय। प्राथमिक संवेग कब उपस्थित होता है? तो जीवन के प्रथम 6 महीने में, पहले 6 महीनों में, बच्चे का जन्म से लेकर 6 महीनों तक जो है वो प्राथमिक संवेग उपस्थित होती है। और प्राथमिक संवेग के अंतर्गत क्या क्या होता है? आश्चर्य, खुशी, रुचि, गुस्सा, दुख और भय, ये सभी होता है बच्चे का जन्म से लेकर के 6 महीनों तक। और जान करके भी हम सभी को आश्चर्य होना चाहिए कि बच्चे में ये सब गुण जन्म से 6 महीने के बीच में होता है। बच्चे को कभी कोरा कागज नहीं समझना चाहिए, खाली स्लेट नहीं समझना चाहिए, इसलिए कि देख लीजिए उसमें आश्चर्य है, संवेग है, खुशी है, रुचि है, गुस्सा है, दुख है और भय है। तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ये प्राथमिक संवेग की विशेषताएं हैं।
अब आइए कि स्वचेतना आधारित संवेग, जो अपना खुद का चेतना से पर जो आधारित संवेग है, क्या क्या है, तो इसके विषय में भी सत्य कथन की पहचान करना है। क्या क्या है, तो स्वचेतना आधारित संवेग में संज्ञान की विशेष तौर पर चेतना की जरूरत होती है। यानी कि संज्ञान की विशेष तौर पर चेतना की जरूरत होती है, ज्ञान के लिए चेतना का होना जरूरी है, यह कहा जा रहा है। दूसरा पॉइंट है कि स्वचेतना आधारित संवेग के अंतर्गत सहानुभूति, ईर्ष्या, शर्मिंदगी आते हैं, जो 1.5 से 2 वर्ष की आयु में नजर आते हैं। उसमें बात हो रही थी 6 महीने तक। अब है और गर्व, शर्म, ग्लानि, जो 2.5 वर्ष की आयु में पहली बार नजर आता है। उपरोक्त दोनों सत्य है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। कारण स्वचेतना आधारित संवेग में क्या होता है, संज्ञान की विशेष तौर पर चेतना की जरूरत होती है, ज्ञान के लिए चेतना की आवश्यकता होती है। स्वचेतना आधारित संवेग के अंतर्गत सहानुभूति, ईर्ष्या और शर्मिंदगी आते हैं, जो कब उपस्थित होता है, 1.5 से 2 वर्ष की आयु में। और गर्व, शर्म, ग्लानि, ये सब 2.5 वर्ष की आयु में पहली बार नजर आता है। आगे है कि निम्न में से कौन ऐसी 2 संवेगात्मक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन ऐसी 2 संवेगात्मक अभिव्यक्तियां हैं जो नवजात शिशु अपने माता पिता से संपर्क बनाते हुए दिखाता है। और ये नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार है ना। नवजात शिशु, जो बच्चा तुरंत जन्म लेता है, वह बच्चा के जो संवेगात्मक वार्तालाप के प्रकार हैं, वो कैसे वार्तालाप करता है, कैसे इंगित कराता है बच्चा की भूख लगी है या वह खुश है, अपना हर्ष को वो किस प्रकार से प्रकट करता है। अब है कि वो है रोना और हंसना, हंसना और गुस्सा, ईर्ष्या और सहानुभूति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो है रोना और हंसना। जो रोना और हंसना 2 संवेगात्मक अभिव्यक्तियां हैं जो नवजात शिशु अपने माता पिता से संपर्क बनाते हुए दिखाता भी है। बच्चा देखते होंगे मुस्कुरा रहा है, सोए हुए अवस्था में वह लगता है कि हंस रहा है, तो लगता नहीं है, वो रियल में हंसता है। और ये नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार है। बच्चों को अगर कोई कष्ट होता है, उसको भूख लगती है, तो वह रोना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही माँ उसको अपना गोद में लेकर के, है ना, उसको स्तनपान कराना प्रारंभ कर देती है, बच्चे खुश हो जाता है, क्योंकि वो भूख का एहसास होता है। अगर वह हर्ष का एहसास करता है तो वो हंसने लगता है। इसलिए रोना और हंसना ये 2 संवेगात्मक अभिव्यक्तियां हैं और संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार भी हैं। आगे है कि शिशु की मुस्कान निम्न में से कौन है। अब देखिए, जो शिशु की मुस्कान है वो कौन है, सजग मुस्कान, सामाजिक मुस्कान, या उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि सजग मुस्कान और सामाजिक मुस्कान, ये दोनों होगा। आगे है कि जो मुस्कान बाह्य उद्दीपन की प्रतिक्रिया में उत्पन्न नहीं होती है और जन्म के कुछ महीनों बाद तक अधिकतर नींद के दौरान दिखती है, निम्न में से क्या कहलाता है, सजग मुस्कान, सामाजिक मुस्कान, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वो होगा सजग मुस्कान सही आंसर, क्योंकि सजग मुस्कान
बाह्य उद्दीपनों की प्रतिक्रिया में उत्पन्न नहीं होती है और जन्म के कुछ महीनों बाद तक अधिकतर नींद के दौरान दिखती है ना। देखते होंगे कि बच्चा सोया हुआ है और वह क्या करता है, हंसता है, तो वो हो गया सजग मुस्कान। अब आइए आगे देखते हैं। हर एक टॉपिक के विषय में हम लोग जानते हुए, सीखते हुए, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। नवजात शिशु स्ट्रेंजर एंजाइटी कम दिखाता है। जो छोटा बच्चा है, बिल्कुल जो जन्म लेता है, वो स्ट्रेंजर एंजाइटी कम दिखाता है अगर वह परिचित वातावरण में है या मां की गोद में है, संरक्षित है, या शुरू से खूब नए लोगों से मिलता रहा है। या दूसरा, स्ट्रेंजर एंजाइटी के अलावा नवजात शिशु में अपनी देखभाल करने वाले से बिछड़ने का भी डर होता है। उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। अब देखिए कि स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या है। स्ट्रेंजर एंजाइटी है कि बच्चे अपनी मां से बिछुड़ना नहीं पसंद करता है, वह अपने परिचितों के पास ही रहना पसंद करता है। कोई भी अगर अनजान व्यक्ति आ जाता है तो बच्चा उनके पास जाने से डरता है, वह भागे भागे या अपने मां के पास चला जाता है, या वह रोना शुरू कर देता है। क्योंकि वो नवजात की बात हो रही है, वो तो दौड़ेगा नहीं, है ना। तो नवजात शिशु स्ट्रेंजर एंजाइटी कम दिखाता है अगर वह परिचित वातावरण में है या मां की गोद में संरक्षित है, या शुरू से अगर खूब नए लोगों से मिलता रहा है, तब तो वो स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं दिखाएगा, वह नहीं रोएगा, वो माने सबके संपर्क में रहेगा। जबकि स्ट्रेंजर एंजाइटी के अलावा नवजात शिशु में अपनी देखभाल करने वाले से बिछड़ने का भी वह डर रहता है उसमें। चलिए आगे देखते हैं कि किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक अलगाव पर बंदरों पर महत्वपूर्ण प्रयोग कर पालनकर्ता से बच्चों की लगाव को सांवेगिक विकास के आईने में समझने का प्रयास किया। क्या कह रहा है कि किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक अलगाव पर बंदरों पर महत्वपूर्ण प्रयोग करके पालनकर्ता से बच्चों की लगाव को सांवेगिक विकास के आईने में समझने का प्रयास किया। तो वो हैरी हार्लो 1905 से 1981, या मेरी एंसवर्थ, जॉन बॉल्बी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा हैरी हार्लो। इन्होंने एक बंदर पर प्रयोग किया। बंदर के शिशु को एक कोठरी में बंद कर दिया और वहां तार का उसको तार से बना करके कुछ संरचना, और उससे उसको भोजन देता था, और बगल में गुदगुदी वाला रुई का एक मूर्त बना दिया। वह क्या करता था, उसमें चम्मच लगा था, वह भोजन तो उसको मिल जाता था, और वह क्या करता था, गुदगुदी वाला जो ये था बना हुआ, उससे वह लिपट जाता था। और वहां पर भी क्या हुआ, लगाव का सांवेगिक विकास हुआ। क्योंकि वो अपने माता पिता से अलग भी था, फिर भी उसमें एक लगाव की भावना आया, वह उससे क्या करता था, लिपटे हुए रहता था। इस पर खोज किसने किया, प्रयोग किसने किया, हैरी हार्लो ने। अब आइए, लगाव एफिनिटी भी कह सकते हैं, प्रीति भी कह सकते हैं, किसी से जुड़ाव, किसी से लगाव, है ना। भावनात्मक लगाव भावना से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक शिक्षक बच्चों से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, लगाव होता है। तो लगाव
शिशु के डैश विकास के लिए बहुत आवश्यक है। कौन सा विकास के लिए? संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि लगाव शिशु के संवेगात्मक विकास के लिए जरूरी है, सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। इसके लिए एक शिक्षक होने के नाते हमारा लगाव बच्चों से होना चाहिए। अगर लगाव नहीं होगा तो उस बच्चे में संवेगात्मक विकास नहीं होगा, उस बच्चे में सामाजिक विकास नहीं होगा। इसलिए लगाव होना अति आवश्यक है। आइए, अब है बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको पहले ही हम इंपॉर्टेंट कर देते हैं कि लगाव का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? जॉन बॉल्बी, हैरी हार्लो, मेरी एंसवर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा जॉन बॉल्बी महोदय ने लगाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्योंकि टॉपिक में ही हम लोग संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको अभी हम लोग पढ़े, दूसरा जो टॉपिक है वो लगाव का सिद्धांत है। लगाव क्या है? लगाव से बच्चे का किस प्रकार से विकास होता है, सांवेगिक विकास या सामाजिक विकास, दोनों ही होता है। अब है कि लगाव का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉन बॉल्बी महोदय ने किया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे बढ़ते हैं कि जॉन बॉल्बी का जो मॉडल, जॉन बॉल्बी का मॉडल व्यवहारों की किन प्रणाली पर आधारित है? अनुलग्नक व्यवहार प्रणाली, अन्वेषण प्रणाली, खोजने वाला, अजनबियों के डर की प्रणाली, या फिर संबंध प्रणाली, या उपरोक्त सभी? क्या जवाब होगा? तो उपरोक्त सभी जवाब होगा। जॉन बॉल्बी साहब का जो मॉडल है उसमें व्यवहारों की अनुलग्नक व्यवहार प्रणाली पर आधारित है, अन्वेषण प्रणाली पर आधारित है, अजनबियों के डर की प्रणाली पर आधारित है और संबंध प्रणाली पर आधारित है। जॉन बॉल्बी द्वारा प्रस्तावित लगाव के विकास की निम्न में से कौन सी अवस्था है? लगाव से पहले की अवस्था यानी जन्म से 1.5 माह, लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था 1.5 माह से 6 से 8 माह, लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था 6 से 8 माह से 1 से 2 वर्ष की आयु, विपरीत संबंध का निर्माण 1 से 2 वर्ष और उसके उपरांत, उसके बाद, या फिर उपरोक्त चारों अवस्था? तो सही जवाब होगा उपरोक्त चारों अवस्था। जॉन बॉल्बी द्वारा जो प्रस्तावित लगाव के विकास की जो अवस्था है उसको 4 अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था है लगाव से पहले की अवस्था, यानी जन्म से 1.5 माह तक। दूसरा है लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था, यानी 1.5 माह से 6 से 8 माह। इस बीच में बच्चे का लगाव सबसे ज्यादा मां से होता है, पिता से होता है। तो ये लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बच्चों में या शिशुओं में लगाव निर्माण की प्रक्रिया कब होती है? तो उसका जवाब होगा 1.5 माह से 6 से 8 माह तक। तीसरा जो है वो लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था क्या है? तो वो 6 से 8 महीना से 1 से 2 वर्ष की आयु तक। फिर है विपरीत संबंध का निर्माण 1 से 2 वर्ष और उसके बाद। आगे है ये लगाव से रिलेटेड जो भी प्रश्न था, है ना, लगाव सिद्धांत से जो रिलेटेड प्रश्न था उसको हम लोग देखें। अब आइए आगे है नैतिक विकास के सिद्धांत और उससे जुड़ी हुई जानकारियां। नैतिक जिम्मेदारियों के नियमों या सिद्धांतों या व्यक्तियों के सामाजिक
जीवन की जिम्मेदारियों को क्या कहा जाता है? नैतिकता, सामाजिकता, विकास, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा नैतिकता, क्योंकि यहां नैतिक जिम्मेवारी की बात हो रही है। तो नैतिक जिम्मेवारी किससे जुड़ा हुआ है? नैतिकता से जुड़ा हुआ है, मोरलिटी से जुड़ा हुआ है, मोरल से जुड़ा हुआ है। नैतिक जिम्मेदारियों के नियमों या सिद्धांतों या व्यक्तियों के सामाजिक जीवन की जिम्मेदारियों को क्या कहा जाता है? नैतिकता कहा जाता है। हम कुछ गलत नहीं करते हैं, कारण समाज का डर है, इसलिए हमारा ये नैतिकता बनता है कि समाज जिसको स्वीकार करता है हम वही करते हैं, और ये नैतिकता कहलाता है। आइए अगला जो प्रश्न है वो है कि किसने कहा नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिसके सहारे बच्चे उन नियमों को सीखते हैं जो उन्हें दिए गए व्यवहार को सही तथा दूसरे को गलत मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है, तथा इन नियमों के आलोक में अपनी क्रियाओं को क्या करता है? निर्देशित करता है। ये किसने कहा? जैंडेन 1978 में, हैरी हार्लो 1950 में, मेरी एंसवर्थ 1979 में, या फिर जॉन बॉल्बी 1989 में। तो सही जवाब होगा जैंडेन महोदय ने यह कहा। क्या कहा? कि नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है, उन क्रियाओं से होता है जिसके सहारे बच्चे उन नियमों को सीखते हैं जो उन्हें दिए गए व्यवहार को सही तथा दूसरे को गलत मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है, तथा इन नियमों के आलोक में वह अपनी क्रियाओं को क्या करता है? निर्देशित करता है कि क्या सही है, क्या गलत है। जो हम कर रहे हैं वो क्या सही है, जो हम नहीं ये कर रहे हैं वो क्या गलत है। तो इसका जो कहना था ये जैंडेन महोदय का। आगे है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर पूछा जाने वाला है, और वो है क्या है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, ब्रूनर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा जीन पियाजे। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे। किनके अनुसार बालक की दूसरे व्यक्तियों के प्रति उन्मुखता आत्म केंद्रित होने से समाज केंद्रित होने की ओर धीमे धीमे बढ़ती है? जीन पियाजे, फ्रायड, ब्रूनर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा जीन पियाजे, क्योंकि जीन पियाजे महोदय ने कहा कि बालक की, बच्चे की दूसरे व्यक्तियों के प्रति उन्मुखता आत्म केंद्रित होने से समाज केंद्रित होने की ओर, आत्म केंद्रित होने से समाज केंद्रित होने की ओर धीमे धीमे बढ़ती है। वह धीरे धीरे करके, इसका मतलब क्या हुआ कि वह धीरे धीरे करके अपने अंदर जो उसका धारणा है कि यह सही है या गलत है, उसको वह भूला करके समाज के द्वारा जो सही और गलत है उसको वह स्वीकार करने लगता है धीरे धीरे। बच्चे शुरू में गलती करते हैं और उन गलतियों का उस समय उसको एहसास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तो फिर वही बच्चा उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करता है। ये कहना है जीन पियाजे महोदय का नैतिक विकास सिद्धांत के आधार पर। नैतिकता और नैतिक जिम्मेवारियां
निर्वहन करने को ही क्या कहेंगे, नैतिकता कहते हैं। और वह किस प्रकार से अपना जो है नैतिक धर्म, नैतिक कर्म समझ लेता है। जो गलतियां बच्चा बच्चे में करता है वही गलतियां वही बच्चा बाद में नहीं करता है। क्या हुआ, नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे महोदय ने इस बात को कहा। आगे आइए कि 1932 में प्रकाशित पुस्तक, यह भी VVI प्रश्न है। 1932 में प्रकाशित पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, क्या है किताब का नाम, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, जिसमें नैतिकता के संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया गया है। और इसके रचनाकार कौन है, नैतिकता के संज्ञानात्मक पक्ष पर बल कौन किताब में दिया गया है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में। तो इसके लेखक, इसके रचनाकार कौन है, जीन पियाजे, फ्राइड, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जीन पियाजे। आगे है कि किनके अनुसार नैतिकता, न्याय की भावना एवं सामाजिक व्यवस्था के नियमों तथा आचारों के लिए आदर से जुड़ी होती है। ये कहना किनका है, जीन पियाजे, ब्रूनर, जॉन बॉल्बी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जीन पियाजे, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार नैतिकता न्याय की भावना एवं सामाजिक व्यवस्था के नियमों तथा आचारों के लिए आदर से जुड़ी होती है। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के मुख्य स्तर निम्न में से कौन सा है। नैतिक विकास का मुख्य स्तर, अनामी चरण 0 से 5 साल, विषम नैतिकता 5 से 12 साल, स्वायत्त नैतिकता 13 से 18 साल, या फिर उपरोक्त तीनों। तो सही जवाब होगा उपरोक्त तीनों। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का जो मुख्य स्तर है वो ये 3 है। अनामी चरण 0 से 5 साल, याद रखेंगे। विषम नैतिकता 5 से 12 साल और स्वायत्त नैतिकता 13 से 18 साल। कहने का मतलब हुआ कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो है उसको यहाँ पर पियाजे महोदय ने नैतिक विकास सिद्धांत के आलोक में 3 स्तरों में विभाजित कर दिया। सबसे पहला अनामी चरण जो 0 से 5 साल तक का है। विषम नैतिकता का जो स्तर है वो 5 से 12 साल का है। स्वायत्त नैतिकता वो 13 से 18 साल है। ये भी हम लोगों से पूछा जा सकता है कि स्वायत्त नैतिकता की आयु वर्ग क्या है, आयु कितनी है, तो वो 13 से 18 साल। विषम नैतिकता 5 से 12 साल। अनामी चरण 0 से 5 साल। आगे है, अब अनामी चरण की विशेषता निम्न में से कौन है। अनामी चरण के बारे में क्या सही है। इस अवस्था में यानी अनामी चरण में बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं क्या उससे हमको दंड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा, क्या अच्छा क्या गलत है उससे मतलब नहीं है। कारण अनामी चरण के विषय में अभी हम लोग क्या जान रहे थे कि 0 से 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसको ये जानकारी नहीं होता है कि वह अच्छा क्या है और बुरा क्या है, हम क्या कर रहे हैं वो गलती होगी, पीटे जाएंगे या फिर क्या होगा, इससे मतलब उसको नहीं है, उसकी जानकारी नहीं होती है। क्या ये सही है। इस अवस्था में बालक का पूरा व्यवहार पीड़ा व हर्ष पर आधारित रहता है या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। अनामी चरण में 0 से 5 साल के बच्चों में ये सही है, उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है। अनामी चरण में बालक का पूरा व्यवहार
पीड़ा और हर्ष पर आधारित होता है। दुख और सुख पर, हंसी खुशी पर और पीड़ा विषाद पर। चलिए आगे है विषम नैतिकता अवस्था, यानी कि 5 से लेके 12 वर्ष। विषम नैतिकता क्या हो गया? 5 से 12 वर्ष की आयु में क्या विशेषता है? इस चरण में बच्चे सख्त नियमों का पालन करते हैं और आज्ञाकारी होते हैं। यह चरण नैतिक यथार्थवादी मोरल रियलिज्म के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में बालक का मुख्य व्यवहार दंड और पुरस्कार पर आधारित होता है, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कारण है 5 से 12 साल का बच्चा, इस उम्र का विषम नैतिकता अवस्था बच्चे हमारे पास स्कूल में होते हैं। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते विषम नैतिकता अवस्था की विशेषता जानना जरूरी है। तो विषम नैतिकता अवस्था में बच्चे सख्त नियमों का पालन करते हैं और आज्ञाकारी भी होते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने विद्यालयों में, अपने घरों के बच्चों को भी देखते हैं। यह चरण नैतिक यथार्थवादी यानी मोरल रियलिज्म के रूप में जाना जाता है। वह ये जान जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर ये करेंगे तो हम दंडित किए जाएंगे और अगर ये करेंगे तो पुरस्कृत होंगे। इसलिए इसका तीसरा जो विशेषता है कि इस अवस्था में बालक का मुख्य व्यवहार दंड और पुरस्कार पर आधारित होता है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मां पूछती है क्या होमवर्क पूरा किए हो? वह नहीं करता है, फिर भी डर से कह देता है कि हां पूरा कर लिए हैं, क्योंकि वह जानता है कि अगर हम कहेंगे कि नहीं किए हैं तो डांट खानी पड़ेगी। बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं तो वह पुरस्कार भी लेना पसंद करता है। पापा टॉफी दे दो, पापा बिस्किट दे दो, है ना। चलिए आइए अब आगे देखते हैं कि स्वायत्त नैतिकता चरण के विशेषता निम्न में से कौन सा है? इस अवस्था में बच्चे समाज की सहमति से नियमों को बदला जा सकता है। इस अवस्था में बालक नियमों के प्रति विवेक का प्रयोग करता है। किसी भी कार्य का मूल्यांकन बच्चे उस व्यक्ति के इरादों और कार्य के परिणाम के आधार पर करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि स्वायत्त नैतिकता चरण जो होता है वो है 13 से 18 वर्ष, है ना। तो इस अवस्था में बच्चे समाज की सहमति से नियमों को क्या करता है? बदला जा सकता है। इस अवस्था में बालक नियमों के प्रति विवेक का प्रयोग करता है। उसको विवेक प्रयोग करने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाता है। किसी भी कार्य का मूल्यांकन बच्चे उस व्यक्ति के इरादों और कार्य के परिणामों के आधार पर करते हैं। इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि निम्न में से कौन नैतिक विकास के विभिन्न चरणों के सिद्धांतों के लिए विख्यात हैं तथा जीन पियाजे के सिद्धांत को विस्तार देने का प्रयास किया? VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लॉरेंस कोहलबर्ग, जॉन बॉल्बी, एरिक एरिक्सन या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने क्या किया? ये सबसे पहले जानिए कि नैतिक विकास के विभिन्न चरणों के सिद्धांत के लिए विख्यात है और जीन पियाजे के सिद्धांत को विस्तार देने का ये प्रयास किया इन्होंने। आपसे ये भी पूछेगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सीधा कहिए जीन पियाजे महोदय। और जीन पियाजे महोदय ने जो नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया उसको इन्होंने क्या किया? विस्तार करने का प्रयास किया, आगे बढ़ाया। इसलिए नैतिक विकास के विभिन्न चरणों के सिद्धांत के लिए ये विख्यात हैं। चलिए आगे है
कि किसने नैतिक विकास के सिद्धांत में स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे जीन पियाजे, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित और परिष्कृत किया? किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग, ब्रूनर, एरिक एरिक्सन या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया? नैतिक विकास के सिद्धांत में स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को विस्तारित करने का काम किया, परिवर्तित करने का काम किया और परिष्कृत करने का काम किया। आगे है कि पियाजे तथा कोहलबर्ग के सिद्धांत में समानता को दर्शाने वाले विकल्प की पहचान करें। पियाजे के समान कोहलबर्ग भी अपने सिद्धांत से बच्चों के नैतिक निर्णयों पर न कि उनकी क्रियाओं के विश्लेषण पर अधिक बल दिया है। पियाजे के समान कोहलबर्ग भी बच्चों से काल्पनिक कथाएं जिनमें नैतिक समस्याएं सम्मिलित है, इससे संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण कर अपने सिद्धांत का विकास किया है, या फिर उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि जीन पियाजे महोदय ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि कोहलबर्ग ने पियाजे महोदय के सिद्धांत को ही क्या किया? आगे बढ़ाया, परिष्कृत किया, विस्तारित किया। क्या दोनों के सिद्धांत में कुछ समानता भी है? तो बिल्कुल है। कोहलबर्ग महोदय ने जीन पियाजे महोदय के सिद्धांत को आधार मानते हुए आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए दोनों में समानता है। क्या है? जीन पियाजे के समान कोहलबर्ग भी अपने सिद्धांत से बच्चों के नैतिक निर्णयों पर न कि उनकी क्रियाओं के विश्लेषण पर अधिक बल दिया। जिस तरह से पियाजे महोदय ने बच्चों के नैतिक निर्णय को महत्व दिया, ठीक उसी प्रकार से कोहलबर्ग ने भी बच्चों के नैतिक निर्णयों पर ही महत्व दिया। पियाजे के समान कोहलबर्ग भी बच्चों से काल्पनिक कथाएं जिनमें नैतिक समस्याएं सम्मिलित है, इससे संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण कर अपने सिद्धांत का विकास किया। बच्चों के समक्ष भी नैतिकता का से जुड़ी हुई कहानियां एक शिक्षक को, एक अभिभावक को सुनाना चाहिए कि इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए, क्या जो किया वो गलत किया या सही किया, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और किस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। इन सारी बातों का ज्ञान बच्चों को देना चाहिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग ने यह बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास 3 मुख्य अवस्थाओं से होकर गुजरती है और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं भी होती है। तो वह निम्न में से कौन सी अवस्था है? तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, या इसमें से देखिए कोई है? तो प्राक परंपरागत नैतिकता का स्तर 4 से 10 वर्ष, परंपरागत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष, उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर 13 वर्ष से अधिक, या फिर उपरोक्त तीनों। तो देखिए इसका सही जवाब होगा उपरोक्त तीनों। कोहलबर्ग महोदय ने व्यक्ति में नैतिक विकास का 3 जो स्तर दिया, ये तीनों स्तर आपके सामने है। पहला स्तर क्या है? प्राक परंपरागत नैतिकता का स्तर, जो 4 से 10 वर्ष के आयु वर्ग की अवस्था है। परंपरागत नैतिकता का स्तर ये 10 वर्ष से 13 वर्ष, और उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर यानी परंपरागत नैतिकता के स्तर का बाद जो है वो 13 से अधिक, प्रौढ़ावस्था तक भी चला जाता है। तो यहां पर मुख्य है ये है तो तीनों। तो परंपरागत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष के बच्चों में आता है। इससे पहले 4 से 10, इसके बाद 13 से फिर अधिक।
अब आइए अगला प्रश्न है कि प्राक परंपरागत नैतिकता का स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष की आयु की जो है स्तर, उसके तहत आने वाली अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, या फिर स्वरुचि उन्मुखीकरण, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ए और बी दोनों। कारण सभी स्तर के अंतर्गत भी 2 स्तर होते हैं। तो प्राक परंपरागत नैतिकता का स्तर जो 4 वर्ष से 10 वर्ष के आयु के बीच होता है, इसमें दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण और स्वरुचि उन्मुखीकरण, इसमें दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण में बच्चे को हमेशा दंड से वह दूर रहना चाहता है, वो गलतियां करने से बचता है, कारण उसको वो दंडित किए जाएंगे, पीटे जाएंगे, या और किसी प्रकार का दंड से उसको डर रहता है। आगे है स्वरुचि उन्मुखीकरण, अपने से जो उसमें उन्मुखता आती है उस पर बात होती है। आइए आगे और देखते हैं। उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर, यह हो गया हमारा 13 से अधिक, है ना, 13 वर्ष से अधिक वाला। तो उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर के तहत आने वाली 2 अवस्था, या अवस्था कौन सी है? सामाजिक संविदा उन्मुखीकरण, सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत। सार्वत्रिक होगा, गलत है ये, इसके बदले हम लिख देते हैं सार्वत्रिक, है ना, सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा ए और बी दोनों, यानी उत्तर परंपरागत नैतिकता का जो स्तर के तहत आने वाली 2 अवस्थाएं हैं, सामाजिक संविदा उन्मुखीकरण और सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत दोनों। अब आइए कि दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण अवस्था के बच्चों में किससे दूर रहने की का अभिप्रेरण अधिक मजबूत होता है? प्रेम, स्वरुचि, सहमति, दंड। यहां पर क्या कह रहा है? दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, जिसमें क्या होता है, उसको दंड से दूर रहने का हमेशा वो चाहता है, दंडित होने से वो भयभीत रहता है, इसलिए वो गलतियां नहीं करना चाहता है। अभी उदाहरण हम दिए थे पहले कि वह अगर होमवर्क नहीं भी पूरा किया और मां के पूछे जाने पर वह कहता हाँ पूरा कर लिए, कारण उसको डर है कि हम कह देंगे कि हम होमवर्क पूरा नहीं किए हैं तो मां द्वारा हम दंडित किए जाएंगे। तो सही जवाब होगा दंड, क्योंकि यहां दंड से रिलेटेड है। याद रखने के लिए कि दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण अवस्था के बच्चों में किससे दूर रहने का अभिप्रेरण अधिक मजबूत होता है? दंड। चलिए आगे है कि स्वरुचि उन्मुखीकरण अवस्था के बच्चों में क्या पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है, मजबूत होती है? दंड, सहमति, पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा पुरस्कार, क्योंकि स्वरुचि उन्मुखीकरण में बच्चों को पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है कि हम कुछ अच्छा करें ताकि हम पुरस्कृत किए जाएं, अनुमोदन मिले हमें, हम बड़ों के द्वारा, वयस्कों के द्वारा अनुमोदित किए जाएं। तो उसमें पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा बच्चों में प्रबल होती है। किस अवस्था में? स्वरुचि उन्मुखीकरण अवस्था में। चलिए आगे है चलिए ये देख लिए थे, आगे बढ़ते हैं कि परंपरागत नैतिकता का स्तर, ये हो गया 10 से 13 वर्ष। परंपरागत नैतिकता का स्तर के तहत आने वाली अवस्था कौन सी है? अंतर्वैयक्तिक सहमति,
प्रभुत्व तथा सामाजिक क्रम संपोषण उन्मुखीकरण, या उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों, है ना। परंपरागत नैतिकता का स्तर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, नैतिकता का विकास, नैतिक गुणों का विकास 10 से 13 वर्ष के बच्चों में आता है, और उसका जो 2 अवस्था है वो ये है, अंतर्वैयक्तिक सहमति और प्रभुत्व तथा सामाजिक क्रम संपोषण उन्मुखीकरण। आगे है कि कैरोल गिलिगन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और लॉरेंस कोहलबर्ग की शिष्या थी, स्टूडेंट थी। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किया। किसका? अपने गुरुदेव लॉरेंस कोहलबर्ग का। लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने जो परिष्कृत किया, विस्तारित किया जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को, उस सिद्धांत का आलोचना किसके द्वारा किया गया? लॉरेंस कोहलबर्ग की शिष्या कैरोल गिलिगन के द्वारा। तो उन्होंने आलोचना करके कौन सी बात की, उसके स्थान पर उन्होंने क्या कहा, यह प्रश्न है कि देखभाल आधारित नैतिकता, न्याय आधारित नैतिकता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी नंबर। कारण कैरोल गिलिगन ने देखभाल आधारित नैतिकता की बात किया, न्याय आधारित नैतिकता की बात किया, है ना। इसलिए सही जवाब होगा दोनों, ए और बी दोनों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज के क्लास में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।